अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मौसम जो है वो ऑसम हो गया है। और कराची का वेदर क्या कह रहे हैं, कराची का मौसम जो है बड़ा ऑसम है। और मौसम की क्या सूरत हाल है फ़ौरन से शेयर करते हैं आपके साथ में जी। मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर के चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। अच्छा जी, दर्ज हरारत 24 सेंटीग्रेड रहा, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 79% और इस वक्त शुमाल मगरिब से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर बारिश बरसी, जहाँ जहाँ पर ये रहमत बरसी है वो इलाके हैं जनाब वाटर पंप है, औरंगी टाउन, स्कीम 33 में भी हल्की बारिश, गुलशन इकबाल, DHA नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में भी बूंदाबांदी हुई और FB एरिया में भी बूंदाबांदी हुई है। तो ये मौसम जो है जी ऑसम हो गया है। और इस ऑसम मौसम में अब स्टार्ट होने जा रहा है एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी क्या है? PSL। यस, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। PSL 11 का आज से आगाज़ होने जा रहा है और शूट है और ये कैप्टन्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त जो है वायरल हो रहा है, बड़ा लोग इसको पसंद करें। हैव अ लुक। अच्छा जी, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अब गोरा रंग ज़रूरी नहीं है। फ़हाद मुस्तफ़ा कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। फ़हाद मुस्तफ़ा ने कहा है कि भाई उनका रंग जो है वो सांवला है और सांवले रंगत के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है। और उन्होंने जो मिसालें दी हैं उसमें सबा कमर, अहमद अली अकबर, सजल अली, और उन्होंने कहा ये सब कामयाब फनकार हैं और इनकी पहचान रंगत नहीं है बल्कि उनका टैलेंट है। फ़हाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मौजूदा दौर में दुनिया भर में हर तरह के चेहरों और रंगत के हामिल अफराद अदाकारी के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल रखते हैं। और इसी हवाले से वो हो गए हैं जी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं, पहले से ही लाइमलाइट में। लेकिन अब लोग डिफरेंट बात कर रहे हैं कि जो ये बात फ़हाद ने की है, ये बात जो उन्होंने की है, ये वाकई ऐसा है या नहीं है, क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर वाइट कलर का जो है वो क्रेज़ मौजूद है। अच्छा जी, अब आज आपको बताते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है जी। दुनिया भर में आज पर्पल डे मनाया जा रहा है। 26 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन की जो अहमियत है वो ये है कि इस दिन जो है ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि ये आगाही का दिन है। जितने भी एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, मिर्गी के जो मरीज़ हैं, उनके हवाले से उनकी लिए ये दिन मनाया जाता है। मिर्गी एक दिमागी या असाबी ख़राबी है और इस कैफियत में दौरे भी पड़ते हैं। तो मिर्गी से आगाही के आलमी दिन को पर्पल डे भी कहा जाता है। और इस दिन लोग जामनी रंग का लिबास पहनते हैं या फिर लेवेंडर रिबन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पौधा जो है लेवेंडर, इससे भी इसको जो है वो रिलेट किया जाता है। लेवेंडर पौधे को मिर्गी के बारे में शऊर का रंग करार दिया गया है क्योंकि ये मिर्गी में मुब्तला अफराद के अलग थलग रहने और उनकी तन्हाई के गालिब एहसास की नुमाइंदगी करता है। तो भाई दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है आगाही के लिए। और इस हवाले से जितने भी मिर्गी के या एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कहीं भी जाएँ तो उनके हाथ पर जो है वो बैंड लगा दिया जाए और उसके ऊपर लिख दिया जाए, बाकायदा तौर पर लिख दिया जाए कि भाई ये पेशेंट है और अगर इनको इस तरह से दौरा पड़ जाए तो फिर उसके लिए एहतियात ये है कि ये दवाई इनको दे दी जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि मिर्गी के जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनको सडन दौरा पड़ जाता है और उसके बाद जो है लोग उनको मिसट्रीट कर रहे होते हैं। कुछ लोग उनके मुंह में कपड़ा रख रहे होते हैं, कुछ लोगों ने चप्पल रखी होती है। तो इसके हवाले से उनको इतना ज़्यादा एहसास होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर मिर्गी के पेशेंट को जो है वो फर्स्ट एड दे सकें। चले जी आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं क्या हो रहा है जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या कुछ हो रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है जी, जामा कराची में 1 जून से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होगा। अच्छा जी, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? जामा कराची में 1 जून से 3 माह का इंटर्नशिप प्रोग्राम BS, MSc, फॉर्म D और MPhil ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका है। और केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज के मुताबिक शोबों में इंटर्नशिप दस्तयाब है। और ये इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स जो हैं सिर्फ ऑनलाइन इसकी दरखास्तें जो हैं वो काबिल कबूल होंगी। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, अभी आपके साथ में फ़न फैक्ट्स जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और फ़न फैक्ट्स क्या है? आपने टैन ट्रेंड का नाम तो सुना होगा और ये टैन वर्ड्स ही फलाना ट्रेंड जो है वो टैन हो गया और उसकी स्किन टैन हो गई एंड ऑल दैट। बट ये आया कहाँ से भाई? ये जो वर्ड है ये 90s 20s से ये निकला। और कैसे निकला? ये जो एक बहुत पॉपुलर, आप जानते होंगे, कोको शनैल, वो जब सनबर्न उनको हुआ और वो एक याश ट्रिप पर वहाँ पर वो लोग गए तो उसके बाद उन्होंने ये टर्म निकाली टैन और तब से लोग इसको टैन के वर्ड से याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट और वो ये है कि जी जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर तो कम से कम अप टू 60% जो है वो एब्जॉर्ब्ड होती है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो मेकअप देख के इस्तेमाल कीजिए, नाकिस मेकअप से परहेज़ कीजिए। बिल्कुल आपने नाकिस मेकअप का इस्तेमाल नहीं
करना है। और स्टडी शो करती है कि जी कुकिंग और बेकिंग करने से आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। तो हम भी यही करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे घर में हो या फिर बाहर हो। हमने कर रही है पॉजिटिव बातें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमारे गेस्ट जो है हमें ज्वाइन करेंगे और फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं उस पर्सनालिटी की जानिब जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और उनसे पूछेंगे कि जी जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है और ये सारी वॉर की सिचुएशन है, ये जो कशीदगी है, ये कैसे देख रही हैं, कब ये ख़त्म होगा सिलसिला, कब ये पीस आएगा। और इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सारा काज़मी मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सारा क्या होने क्या जा रहा है अभी? करंट सिचुएशन तो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान ने मीडिएशन का किरदार अदा कर दिया है, बट समहाउ बट ऑन योर कार्ड्स आप क्या देख रही हैं? मैंने अगर इफ यू रिमेंबर द लास्ट शो वी डिड, आई टोल्ड यू कि इक्लिप्स होने वाला है। उस वक्त जब हमारा उस वक्त हो रहा था लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स के बीच में ये सारी सिचुएशन की, मैंने कहा था आपको कि टेररिस्ट एक्टिविटीज, वॉर लाइक सिचुएशन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये जो सिचुएशन है ये दो में डिवाइड करेंगे हम। ये 23 फरवरी और 17 फरवरी के बीच से एक टाइम पीरियड शुरू हुआ था which will end on 2nd of April and then 2nd of April से लेके ये mid of May तक चलेगा। इसमें दो प्लैनेट्स बहुत ज्यादा ना जरा रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज सैटर्न एंड मार्स। वो जब भी करीब आते हैं, अभी सैटर्न और मार्स का 2nd of April से है ना कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा which will be pretty, I won't say it will be very good but it will be pretty ना डेवस्टेटिंग एंड चीजें हम देखेंगे। स्पेशली द मिड ऑफ जो है ना अप्रैल है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी सीज फायर की बात चल भी रही है बट आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस आई डोंट सी इट हैपनिंग सो सून। बट आफ्टर मे थोड़ा सा चीजें है ना डी एस्केलेट होंगी। बट अगेन ये साल ऐसा ही है कि ये वॉर लाइक एनर्जीज को कैरी आउट करेगा अनफॉर्चुनेटली। सही। तो अभी आप ये कह रही हैं कि मई तक जाके चीजें जो हैं वो अपग्रेड होंगी, चीजें बेहतर होंगी, अपग्रेड होंगी, जो कॉम्बिनेशंस हैं वो जरा थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो ज़्यादा चीजें बेहतर होंगी। बट आई वोंट से इट विल बी अ 360 चेंज इन द सिनेरियो। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ईयर है व्हिच विल बी, देखिए अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये एक पूरा साल है जो अप टू 2032 तक चल रहा है। ये साल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया चीजें मिलेंगी। कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, कभी लॉकडाउन वाला सिचुएशन होगा, कभी कुछ एआई से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें ये होती रहेंगी। तो ये वॉर जो अभी चल रही है ये अभी इमीडिएट नहीं होगी। सब लोग जैसे कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ, बट आगे जाके कुछ सालों में इट विल श्योरली बी टेकिंग समवॉट वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, बट नॉट राइट नाउ। अभी बस थोड़ी बहुत चीजें होंगी जैसे अभी चल रही हैं, बट नॉट ऑन लाइक पूरा नहीं था कि सारे इन्वॉल्व हो जाए। इवन पीपल विल, कंट्रीज विल ट्राई टू जंप इन द सिचुएशन, बट राइट नाउ उसको सेटल डाउन करना अभी की एनर्जीज आर नॉट सूटेबल। सही। तो अभी क्या देख रही हैं कि आप, ठीक है आपने कहा राइट नाउ एनर्जीज आर नॉट सुटेबल, फाइन इनफ, बट अब आगे मई में चीज़ें पीसफुल होने की तरफ जाएंगी, कुछ चीज़ें थम जाएंगी। पाकिस्तान का किरदार क्या देख रही हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रही हैं? और हमारी कंट्री जो है वो किस तरह से जो है वो मूव ऑन करेगी पीस के साथ? ऑब्वियसली वैसे तो हम पीस के साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के लिहाज से क्या देख रही हैं? देखिए सिंस लास्ट ईयर जो 9 नंबर जब स्टार्ट हुआ था 2025 का, और ये भी दोनों एक ऐसे नंबर है जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की गुड एनर्जीज को। हमने देखा कि आर्मी का वेरी इंपॉर्टेंट रोल वही वाला कैरी एनर्जी इस साल भी हुई है। तो पाकिस्तान फॉर नाउ फॉर नेक्स्ट लाइक मैं कहूँ ना कुछ सालों तक इट्स इन अ वेरी गुड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें अगर हम। मगर फाइनेंशियली बात करें तो चीजें सेटबैक और हायर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगी। आई वोंट बी बटरिंग अप थिंग्स क्योंकि ये चीजें जरा थोड़ी सी ऐसी हैं जो एक्सीलेट करेंगी। पाकिस्तान में गोल्ड का अगर को करना है लोगों को बहुत, इफ दे आर अ प्रो इन स्टॉक्स एंड गोल्ड एंड एवरीथिंग देन दे शुड इन्वेस्ट, वरना भी थोड़े अर्से और रुके और फिर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये साल पेट्रोलियम तो जैसे हमने देखा है कि पेट्रोल का सबका इशू चल रहा है, गैस का, बिल्कुल, ये इसलिए
हाँ, क्योंकि ये जो सैटर्न एक जो पोजीशन है पाकिस्तान की भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पोजीशन ऐसी भी आई है कि जैसे ये वाटर अभी बहुत वी ऑल नो दैट कि ना ये वाटर रिलेटेड जो पूरे ब्लॉकेजेस हुए हुए हैं ईरान की तरफ से एंड एवरीथिंग दैट रिप्रेजेंट सैटर्न। जो पेट्रोलियम होता है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे दैट आल्सो रिप्रेजेंट अ प्लैनेट कॉल्ड सैटर्न व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान को ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। ये शुरू के जो है ना फर्स्ट हाफ है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए विल बी डिफिकल्ट बट वंस ही विल पास थ्रू तो ये अगर इन्होंने ये टाइम पास थ्रू कर लिया है तो ये कंप्लीट कर ही सकते हैं अपना टेंडर। तो पाकिस्तान अगर हम इमेज वाइज बात करें इट्स अ फैंटास्टिक इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमिकल ईयर, उस हवाले से बताइए। देखिए इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाली है, हाँ, वो तो है। गुड न्यूज क्योंकि वो मैंने लास्ट ईयर ही अपने एक जब मैं एनुअल रीडिंग्स करती हूँ तो मैंने उसमें भी बताया था कि इन्फ्लेशन सिंस 2020 ये आपने देखा होगा चीजें हैं ड्रास्टिकली चेंज की कितनी इन्फ्लेशन आ चुकी है एंड दिस वोंट बी स्टॉपिंग। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड पीपल कि अपने फाइनेंसेस को अपने हाथ में रखें लाइक कीप कैश इन हैंड। अपना जो होता है ना ये फूड स्टफ है उसको स्टोर करें बिकॉज ये बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करने वाली इमीडिएटली नहीं बट जब हम सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांसेस जो मैं देख रही हूँ व्हिच आर नॉट सूटेबल फॉर जैसे कहते हैं ना आवाम सिटीजन्स के लिए ये चीजें उनके लिए सूटेबल नहीं है। गवर्नमेंट के लिए हो सकती है मगर लोगों के लिए जो है इट विल बी अ डिफिकल्ट पीरियड। तो सारा संभाल के अपने कैश इन हैंड एंड फूड स्टोरेज इस पे काम करना बहुत जरूरी है। इसको सही। अच्छा, ओवरऑल क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि मुल्क में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोगों का भी फ्यूचर उस मुल्क से ही जुड़ा होता है। लोगों की तरक्की कैसे देख रही हैं, आवाम का क्या देख रही हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर कारोबारी हजरात हैं और लोग बहुत डिफरेंट शोबों में काम करते हैं, उनकी तरक्की के हवाले से कैसा रहेगा ये साल ओवरऑल? जाहिर है अगर आपका यूथ अच्छा है, आपके स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, आपके कारोबारी हजरात ज़्यादा अच्छे से राइज़ कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियल होता है, वो एसेट्स होते हैं शहर के लिए, कराची शहर के लिए। स्पेशली कराची शहर का क्या फ्यूचर देख रही हैं आप? अच्छा देखिए कराची का भी ना जो प्लानिटरी पोजीशन जो प्लानिट रिप्रेजेंट करता है वो भी मार्स है। तो हमने मार्स को देखा कि हम लोग काफी ज्यादा जो हम लोग का फास्ट पेस लाइफ है कराची की एंड एवरीथिंग अभी वही चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही है। अभी हमने देखा कि जो रोड स्ट्रक्चर है पाकिस्तान कराची का स्पेशली स्ट्रगल फेज में एंड एवरीथिंग सारी चीजें हैं जो अभी नेक्स्ट ईयर तक ज्यादा के बेहतर होंगी। एजुकेशनली की बात करें तो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग एआई एंड स्पेशली द स्पेस टेक्नोलॉजी ये काफी चीजें होती हुई अच्छी नजर आ रही हैं। इंडस्ट्रीज लाइक इंश्योरेंस आपका मेडिसिन ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बूम हासिल करेंगी एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग जो हमारी एयरलाइंस होती है ये सारी चीजें इस पे भी हमें बेहतरी होती हुई नजर आएगी। जैसे नवंबर में भी आई ऑल्सो लास्ट ईयर प्रेडिक्टेड दैट प्राइवेटाइजेशन और ये सारी चीजें हो सकती हैं व्हिच हैपेंड इन नवंबर पीआईए। तो ये और सारी चीजें भी बहुत सारी आएंगी व्हिच विल बी द बेटरमेंट। तो चीजें टोटलिटी में अच्छी हैं बट अगेन विद सम स्ट्रगल्स ऑब्वियसली थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली अगर चीजें लॉन्ग टर्म के एकेडमिकली बच्चों के लिए काफी अच्छा है वो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें वेयर दे कैन लर्न देयर स्किल्स ऑफ हैंड और एनीथिंग लाइक दैट विल बी बेनिफिशियल द कमिंग इयर्स। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि इंडस्ट्रीज़ में ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि राइज कर सकती हैं और इनके अच्छे चांसेस हैं। ख़वातीन के हवाले से बताएं कि ख़वातीन का जो किरदार है वो कैसा रहेगा और हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही होती हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो। तो कराची हाइट्स के लिए स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कराची हाइट्स एंड ओवरऑल पाकिस्तान इफ़ यू कैन ऐड तो उस हवाले से स्पेसिफिकली बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ख़वातीन का किरदार है वो कैसा रहेगा इस साल में और कौन सा ऐसा शोबा है जिसको आप ख़वातीन के हवाले से राइज करता हुआ देख रही हैं? अच्छा जब ये साल शुरू हुआ था तो इसमें हाईली फेमिनिन एनर्जी एग्जिस्ट होते हुए नजर आ रही थी। तो ऑल ओवर द ईयर जो है ये काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा फॉर फीमेल स्पेशली दोज हु आर क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ और क्रिएटिव भी होगी और मेडिसिन में ये दो जहाँ पर मुझे फीमेल ओरिएंटेड एनर्जी नजर आ रही है वेयर दे कैन डू देयर वर्क या कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। अगर हम मरियम नवाज की बात करें यू सॉ अ सडन बूम इन हर फेम एवरीथिंग ये हमने सारी चीजें देखी। पर मैंने ये भी मेंशन किया था कि शी विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर समथिंग which जो कैबिनेट उनकी अनस्टेबल होगी एंड वी आल्सो कि जब उन्हें एरोप्लेन अपना बाय कर रही थी या समथिंग वो एक जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। तो ये अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर बात करें मगर अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो जो क्रिएटिव साइड पे जो मेडिसिन की साइड पर है
those women will be doing very good. Law making, जो law पढ़ रहे हो, that is for females especially this year will be very beneficial if they want to get into want to be a lawyer, an advocate or something like that. It will be very beneficial for females this year. सही। और हमारी जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, इसकी एनर्जीज आप कैसे देख रहे हैं? अगेन ये साल काफी अच्छा मुझे लग रहा है, बट स्पेशली अगर हम बात करें द सेकेंड हाफ विल बी मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ड्रामाज बात कर लें, आप क्रिएटिविटी बात कर लें, कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। बट अगेन आई वुड से दैट अ सर्टेन शिफ्ट विल बी देयर इन 2027। राइट नाउ जैसे चल रही है, नई चीजें इंट्रोड्यूस तो हो सकती है हमारे मीडिया एंड क्रिएटिविटी साइड पर, बट अगेन नेक्स्ट ईयर विल बी मोर कहते हैं ना जरा अच्छा साल होगा मीडिया। चलिए जी, इस हवाले से बात करते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए कैसा साल होगा और कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस राइज करेंगी, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सारा काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि जी क्या सिचुएशन रहेगी आगे, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो पेशेंट गोई करती हैं या मुमकिन तौर पर करीब करीब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से बताती हैं। सारा हमारे साथ हैं। सारा, मीडिया इंडस्ट्री की बात हो रही है, कौन से स्टार को इस साल में आप राइज करता हुआ देख रही हैं या आप देख रही हैं कि नहीं कोई ऐसा स्टार है जो राइज कर रहा है और उसका खुदा न खास्ता कोई डाउनफॉल आ सकता है? फहद मुस्तफा का काफी अच्छा साल रहेगा, बट अगेन थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जो उनकी मूवीज से हैं वो थोड़ी सी जैसे कलेक्शन बॉक्स ऑफिस एंड एवरीथिंग वो जरा थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट ऑल ओवर इट विल बी अ गुड ईयर फॉर हिम एंड ही विल बी अचीविंग न्यू अचीवमेंट्स। जैसा होती हैं चीजें उनके लिए, वो काफी अच्छा साल रहेगा, बट ही शुड बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स and everything as an actor in the script as well and as a producer as well, so he need to take care of that. माहिरा का ये साल अच्छा रहेगा। पिछले जो 2 years थे वो जरा थोड़े से ऊपर नीचे थे, उनके दो उनकी फिल्में आई थी, बट अगेन उनको जैसे क्रिटिसाइज एक्टिंग को करते, things will get better for her now. The next 2 years are also very good for her, so if she want to do more movies and anything like that, she will be getting good opportunity. ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा। सबा कमर के लिए काफी अच्छा रहेगा हेल्थ वाइज अगर हम बात करें, शी हैव बीन स्ट्रगलिंग हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग। दिस ईयर विल बी वेरी गुड ईयर फॉर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग, ये काफी उनका एक अच्छा रहेगा। शी इज अ ग्रेट एक्टर, सो ना ये सारी चीजें, तो इस तरह की जो सारे एक्टर्स हैं, हानिया अगर हम बात करें, हानिया तो बहुत सारे आ रहे थे जैसे रूमर्स दैट शी विल बी गेटिंग मैरिड। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स आई हैव, आई वुड सजेस्ट her to still wait for next 2 years, that will be better rather than if you want to get married right now. अच्छा ठीक, अच्छा जी, चलिए ये हानिया आमिर हो गई, सबा कमर हो गई, और अपकमिंग स्टार्स में आप ऐसे किसको देख रही हैं कि एक होता है ना कि भाई किसी की एनर्जी आई और फौरन से बूस्टअप हुआ और वो फौरन से ओवरनाइट स्टार बन गया, ऐसा कुछ देख रही है हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसा आता हुआ? अभी तो मुझे, अब आई डोंट नो अबाउट द करंट जो अभी हैं जो टॉप एक्टर्स हैं, आई हैव देम इन माय माइंड, उनकी कैलकुलेशंस एंड रीडिंग्स रहती हैं मुझे उनके उसके अंदर। हुमायूं सईद का अभी दोबारा से अगर जैसे हम देखा जाए तो उनके लिए जरा अच्छी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्टिल हैव गुड इयर्स टू बी अ हीरो एंड उनका काफी अच्छा रहेगा, तो ये काफी इनका एक टाइम पीरियड अच्छा है। थोड़ा कोई जैसे होता है ना कोई प्रोजेक्ट आ जाना, कोई ऐसी चीजें आ जाए तो जरा ज्यादा उनको फेम और दे करंट सिचुएशन से, तो ये सारी चीजें। इफ यू वांट टू नो अबाउट समवन स्पेसिफिक एज एन एक्टर तो आप मुझे बता सकती है, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। यस बिल्कुल, और जो स्पेसिफिक एक्टर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है अभी हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपकमिंग एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक आपने सबा कमर का जिक्र किया, फिर आपने हानिया का जिक्र किया, फहद मुस्तफा एंड मायरा एंड ऑल, आपने इन सब का जिक्र किया। बाकी जितने भी हमारे एक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें आपको खुद क्या लगता है कि कौन जो है वो राइज कर सकता है, किसकी जो एनर्जी है वो बेस्ट रहेगी, और मूवीज के लिए ये साल कैसा है, पाकिस्तानी मूवीज के लिए कैसा साल है? देखिए पाकिस्तानी मूवीज के लिए अगेन ये वाला साल थोड़ा अप एंड डाउन रह सकता है, चीजें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। 27 नेक्स्ट ईयर विल बी मच बेटर। अभी जो आई है जो होगा, जिसने कहा बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन एंड द मनी रिटर्न जो जो अब एक जिसे इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, वो जरा थोड़ा सा अभी लो रहेगा, मगर इंशाल्लाह दिस इज लाइक नहीं होता कि सोइंग अ सीड एंड दे विल गेट द रिजल्ट द नेक्स्ट ईयर। तो ये काफी मीडिया इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन मूवीज एंड एवरीथिंग, तो वो काफी चीजें उनके लिए अच्छी रहेंगी। मगर जो अगर करंट प्लॉट में हम बात करें सारी जो अभी करंट एक्टर्स एंड एवरीथिंग, उसके अंदर मैं फिर भी देखती हूँ कि अभी थोड़ा सा साल ऐसा है कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। अगर फिरोज खान की हम बात करें तो उनका जो एक ऐसा पीरियड है, जरा थोड़ा सा अभी डाउनफॉल में, थोड़ा नेगेटिविटी में है। ही विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट पोजीशन इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। 2-3 इयर्स और है उनको, जो पूरा एक ऑरा उनका क्रिएट हुआ हुआ है, जो नेगेटिविटी भी होती है उनके अराउंड, पॉजिटिव जो भी है, वो चीजें उनको जरा कुछ साल के बाद ज्यादा ही विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट thing जो he is going through personally and professionally as well. He will be doing good. अगर मैं इसको बात करूँ कि जो भी हमारे करंट लॉट में से अगर हम बात करें लोगों की। सही। अच्छा, क्रिकेटर्स जो हैं उनमें किनको देख रही हैं आप? जैसे लाइक बाबर आजम हैं, पहले बाबर आजम के बारे में बता दीजिए। उनके फैंस बड़े जो है ना वो एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए उनके बारे में। जी। बाबर आजम के देखिए सिंस लाइक 2013 से उनका एक ऐसा पीरियड शुरू हुआ था व्हिच गिव हिम इमेंस फेम एंड एवरीथिंग, एक मैसिव फेम उनको एंड एवरीथिंग। अब वो वाला जो पीरियड है वो होता है 16 इयर्स का, इट्स कॉल्ड जुपिटर का पीरियड होता है, प्लैनेट जिसको रिप्रेजेंट करता है, वो मैसिव देता है। जब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें इट विल गिव यू रिटर्न्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें उसमें करती है। तो अब उनका पीरियड ज्यादातर एंड हो रहा है एंड वी आर सीइंग के लास्ट 2-3 years से स्ट्रगलिंग विद हिज बैटिंग एंड एवरीथिंग। बीच में थोड़ा बहुत अच्छा वक्त आता है, तो जब मैं रीडिंग्स कर रही होती है तो आई गेट टू नो कि भाई चलो ये चीजें हो रही हैं। बट नाउ उनको जरा थोड़ा सा अगर ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज करियर, ही नीड्स टू फोकस मोर, पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। अदरवाइज ये इनका जरा बस लास्ट का एक जो एक कहते हैं ना बहुत अच्छे सालों में से ये बस टू द एंड टेल उनकी रह गई। अगर उनको जरा थोड़ा सा ख्याल रखें तो ही कैन प्रोलॉन्ग हिज करियर, वरना अदरवाइज थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू इन द टीम। ये जरा थोड़ा सा उनके लिए वो कहते हैं ना लायबिलिटी बन जाएंगे रादर देन। अच्छा सारा, बाबर आजम से रिलेटेड बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी हैं, लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं भाई उनकी परफॉर्मेंस को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें नज़र लग गई है। कई लोग कहते हैं नहीं जी वो पता नहीं खुद से कोई कोशिश नहीं कर रहे, या पता नहीं वो खुद से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं नहीं भाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके साथ बैड लक हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं भाई उन पे किसी ने मैजिक करा दिया है, कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी है। तो एनर्जीज आप बहुत अच्छे से रीड करती हैं और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट हैपेंड टू बाबर आजम एक्चुअली? जैसे आई डिस्क्राइब दैट ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम पीरियड सिंस 16 एज भी जो भी अचीव किया उन्होंने काफी हद तक। अब वो जो उस गुड टाइम पीरियड, हर किसी प्लेयर का एक बहुत अच्छा एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उनकी हाईलाइट होती है सारी लाइफ एवरीथिंग। नाउ ही इज कमिंग टू द एंड ऑफ दैट एरा जो उनका हो रहा है, तो वो उसमें कोई बुरी नजर या अगर हम ब्लैक मैजिक ये तो नहीं कह सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कि जो फेवरेबल पीरियड था उनके लिए कि वो जरा सा भी जैसे थोड़ी अच्छी बैटिंग भी करते थे तो उनको मैसिव फेम मिलता था। अब ये है कि वो मिडियोकर अगर करेंगे तो वो लगेगा ही मिडियोकर, वो क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने। मगर अब उनको टाइम, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं, आई विल टॉक एस्ट्रोलॉजी मैं एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में आपसे पूछ रही हूं, जाहिर है। हाँ जी एस्ट्रोलॉजी में ही कि जो उनका जो फेवरेबल टाइम था कमिंग टू एन एंड, जो फेवरेबल जो उनको बूस्ट देता था, इसलिए अब उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा टू स्टे इन अ टीम एज अ बेनिफिशियल प्लेयर, वरना वो लायबिलिटी के तौर पर हो सकते हैं इन द टीम। अच्छा, ये जो एनर्जीज होती हैं सारा, ये जो एनर्जीज होती हैं जैसे आप बताती है कि जी अभी ये फेवरेबल टाइम है, ये फेवरेबल टाइम नहीं है, ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम नहीं है, ये किस तरह से आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या मतलब कोई स्टार्स की पोजीशन चेंज होती है, या ये जो एनर्जीज आप जो कैलकुलेट करते हैं, या ये सारा कुछ होता है? थोड़ा सुपरफिशियली इसको बताइएगा, ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव एंड ऑल क्या होता है? पता चलता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ होता है, जो अमूमन हम लोगों क्रिकेटर्स की जो हमें होती है, हमें ऑब्वियसली टाइम उनका नहीं होता, बट वी हैव अ डेटा उनका होता है एंड एवरीथिंग विद नेम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जिसके पास टाइम नहीं होता, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट for accuracy, but again if you know the name or as well, तो पूरा उनकी न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी तक उनका पूरा डेटा बनता है। देखिए प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती है दो तरीके से। एक तो यू आर बॉर्न विद, जब आप बॉर्न होते हैं तो आपकी सर्टेन प्लेसमेंट्स आपके साथ जिंदगी भर रहेंगी, एंड देन देयर आर ट्रांसिट।
कि जो आपको कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद बदलते रहते हैं। तो वही आपको फेवरेबल टाइम भी देते हैं। कभी किसी का बहुत अच्छा टाइम चलेगा, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तभी वो स्ट्रगल पीरियड में जाएंगे, तो वी गेट टू नो के पहले से भी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी, इज नॉट जस्ट प्रिडिक्टिव, बट अपने लिए भी, अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी, अपने होते हैं ना जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के लिए भी पढ़ने के लिए काफी काम आता है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी काम आता है, ताकि हमें एक हेड्स अप मिल जाए कि ये हमारा फेवरेबल टाइम है, ये अनफेवरेबल टाइम है, किस वक्त में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। द एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू दिस वे। तो ये सारी चीजें सही, तो ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं होती, लेकिन करीब करीब होती हैं, और ये इसके वजह से लोगों को अवेयरनेस हो सकती है। हाँ, प्लेयर्स में बात कर सकती हूँ क्योंकि उनका टाइम नहीं था, बट इंडिविजुअल जो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आते हैं उसमें हाई रेट होता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग ऑलमोस्ट 15 इयर्स नाउ इन दिस फील्ड। तो मेरे पास फीडबैक्स है, माय रेगुलर पीपल आल्सो कम टू फॉर द रीडिंग एंड एवरीथिंग। तो उसमें टाइम जो डेट ऑफ बर्थ का टाइम अगर हो तो एक्यूरेसी हाई लेवल होती है। बाकी अल्लाह ताला की जात होती है जो पूरा कर देते हैं, आप हम बोलते हैं अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं। इट गिव्स अस, एक होता है ना, एक हम लोगों को वो यकीन करते हैं लोग एंड एवरीथिंग, एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है उसके अंदर। तो इसलिए सही। अच्छा सारा, आपने बताया कि आप 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो कैसे आपने स्टार्ट किया? अपनी जर्नी बताइए थोड़ा, कि कैसे इंटरेस्ट हुआ? बड़ा मुश्किल काम होता होगा ये, या कि किस तरह से, या रेगुलर इन्वॉल्व रहना पड़ता है, मतलब हर रोज, हर दिन, या हर टाइम जो है वो स्टार्स की पोजीशन एंड ऑल दैट, ये किस तरह से आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, बी इट इन एनी फील्ड, यू नीड टू स्टडी, यू हैव टू दैट पैशन एंड रिसर्च करना एंड एवरीथिंग। वो अगर आपको स्किल्स हैं तो यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का आजकल जैसे 2022 से लेकर और ये 2026 ये ऐसा साल है जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, ये सब सारे लोग आ गए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसी वेवलेंथ चल रही है। बट अगर मेरी बात करूं तो मैंने जब पहले पढ़ना शुरू किया था, आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज लाइक स्टडीइंग, आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ, बट आई हैड अ कीन इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, सो आई डिड माय रिसर्च। तो ये इंटरेस्ट कैसे शिफ्ट हुआ लॉ से? आपने लॉ किया, मास्टर्स किया, फिर उसके बाद आप इस फील्ड में कैसे? जी, बस वो मुझे शौक था। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि क्या क्यूरियोसिटी होती है कि ना व्हाट इज दिस एंड एवरीथिंग, ये कैसे होता है, क्यों होता है एंड एवरीथिंग, एंड वो बस था उसको। और आई हैड रिसर्च स्किल्स, मुझे शौक था सब पढ़ने का। तो अगर देखा जाए तो मैंने ऑलमोस्ट 1500 टू 3000 पेजेस का मेरा थीसिस एक रफ वर्क में है, बट मेरी रिसर्च वर्क है। तो मुझे सेटिस्फैक्शन है कि जब है ना कि मैं लॉजिक किसी को समझा सकती हूँ, दैट इज हाउ आई गेट इनटू जस्ट गेटिंग द फीडबैक and everything, because I don't do things randomly. I do my studies before doing any kind of readings, so that if someone is investing their money in something, so they should get the actual thing out of it and everything. तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहता है, and I try to help people to make better choices in life, just not prediction कि बच्चे कब होंगे, शादी कब होगी and all that. I want them to know more about themselves, कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। सही। चले थैंक यू वेरी मच सारा फॉर योर टाइम, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। कहीं नहीं जाना, अपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो भाई मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में मूवीज़ का क्रेज़ तो है, लेकिन इस क्रेज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा मूवीज़ चाहिए, और जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, यानी कि जो मेगा प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी और मूवीज़ आनी चाहिए। पाकिस्तान में मूवीज़ कम हैं, लेकिन जितनी मूवीज़ आ रही हैं और जो मूवीज़ आ चुकी हैं, अब उनके हवाले से पाकिस्तानी अवाम ये कहते हैं नहीं भाई ये मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन डिमांड के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि जी हम ज़्यादातर ड्रामा देखना पसंद करते हैं। स्टिल अभी भी ये थॉट मौजूद है कि लोग कहते हैं नहीं मूवीज़ नहीं, हम प्रेफर करते हैं ड्रामे को। क्या इसकी वजूहात हैं? क्या वही एक्टर्स जो कि ड्रामा में नज़र आते हैं वही मूवी में नज़र आते हैं? स्क्रिप्ट का इशू होता है, क्या इशू होता है? लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ड्रामा से निकलकर अब जो मूवीज़ का अगेन एक और ये एरा शुरू हुआ है ना, ये बहुत अच्छा एरा है, एंड दैट्स ग्रेट। इस पर बात करने के लिए मूवी क्रिटिक फिल्म क्रिटिक खुरम सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ईद मुबारक। थोड़ी ताखीर से हाँ जी, ईद मुबारक। इस पूरे हफ्ते तो समझ लें ईद मुबारक ही है। उसकी रीज़न ये है
कि अब जी। क्योंकि वीकेंड भी आ जाएगा और अभी रिसेंटली ईद खत्म हुई है तो लोग अभी तक जो है वो दावतों में और इन तमाम तर चीज़ों में ही हैं। लेकिन जी। मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी दावतें हो रही हैं और मूवीज़ के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और लोग बड़े इंथुजियास्टिक हैं, स्पेशली वो प्रोड्यूसर्स जिन्होंने मूवी बनाई है, जिनके पैसे लगे हुए हैं, उनके मुताबिक तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। व्हाट्स योर कॉल? आप क्या सोचते हैं आग लगे बस्ती में, बुल्ला एंड ऑल दैट, ये जो मूवीज़ आ रही हैं ये कितना इनमें मुकाबला होगा और किस तरीके से ये इनकी स्क्रिप्टिंग जो है वो है, उस बारे में बात करें खुर्रम भाई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इस ईद पर 3 फिल्में, पाकिस्तान की 3 फिल्में रिलीज हुई हैं और ये बड़ी ही ज्यादा खुशगवार बात है और खुशी का मौका है। कहाँ कुछ ईदें बीच में हमारी ऐसी भी गुजरी कि एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी माजी करीब में। तो खुशी की बात ये है कि 3 फिल्में आई हैं। हाँ। तीनों फिल्में देखी जा रही हैं, हाउस फुल है। हाँ। यानी आप अगर अभी फिल्म देखने जाएंगी, खास तौर पे आग लगे बस्ती में और बुल्ला, तो आपको टिकट नहीं मिलेंगे अभी इस वीक के। तो ये बड़ी बॉक्स ऑफिस के लिहाज से अच्छी बात है और इससे ये पता चल रहा है कि हमारे लोग फिल्म देखना चाहते हैं, सिर्फ ड्रामा नहीं देखना चाहते, फिल्म भी देखना चाहते हैं, अगर कोई उन्हें अच्छी फिल्म बना के दिखाए तो। ये वाली बात है। तो बहुत अच्छा जा रहा है सिलसिला। और आप जैसे जैसे पूछती जाएं मैं इस पर बात बिल्कुल करता इसके स्क्रिप्ट पे बात करें खुर्रम भाई कि ये जो कहानी है इस हवाले से बताएं, ये लोगों को कैसे लग रही है, कैसे होने चाहिए था, टर्न एंड ट्विस्ट क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बात करें। देखें, आग लगे बस्ती की कहानी बहुत मजेदार है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली ख्वाब देखती है और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जब उनको दुरुस्त और हलाल रास्ता नहीं दिखाई देता, तमाम तर मेहनत करने के बावजूद, तो फिर वो कैसे अपनी ख्वाहिशों के ताकुब में गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जो उन्हें जराइम की दुनिया में ले जाता है। और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये गलत रास्ता था और फिर वापस उस गलत रास्ते से दुरुस्त रास्ते की तरफ आने के लिए जो कोशिश की जाती है, वो उस कोशिश को इस फिल्म में दिखाया गया है। फहद मुस्तफा एक ईमानदार और हलाल कमाने वाले शौहर के तौर पर थोड़े पैसों में गुजारा करने वाले शौहर दिखाई दिए और माहिरा खान एक खातून जो बहुत सारे ख्वाब देखना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, अपने घर को आगे ले जाना चाहती है माशी तौर पर, तो वो कैसे मजबूर कर देती है उसको। ऐसे ही मजाक मजाक में वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो संजीदगी से जराइम की दुनिया थी और जहां हलाल हराम का तस्वुर नहीं था और वो उसमें फंस जाते हैं। तो कहानी बड़ी मजेदार है, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने फिल्माया है। लेकिन वो एक फिल्म मुझे इसमें मसला जो नजर आ रहा है कि फहद मुस्तफा की फिल्मों का प्रॉब्लम ये है कि ये एक जैसी लगती हैं। ये या तो अपना डीओपी चेंज कर लें या वो उनकी टीम है, वो कहते हैं वो उनकी टीम है, वो कैसे चेंज करेंगे मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो एक्टर इन लॉ ही देख रहे हैं या हम जो है वो सारी पुरानी फिल्में, मुझे कायदे आजम जिंदाबाद याद है, वो भी ईद पे आई थी, तो मुझे लग रहा है मैं वही देख रहा हूँ। खुर्रम भाई, लोग जिस तरह से आपने कहा ना कि या तो अपना डीओपी चेंज कर लें या फिर वो कुछ और कोई कैरेक्टर में, ये कितना जरूरी होता है? मैं यही सवाल आपसे नेक्स्ट करने लगी थी, वो आपने बात खुद ही कर दी कि कितना जरूरी होता है एक एक्टर को कि जब वो लोगों को ऑफ कैमरा नजर आए या वो कोई किसी शो में नजर आए या किसी और जगह पर नजर आए, उससे कितना मुख्तलिफ नजर आना चाहिए मूवी में, ये कितना जरूरी होता है। अब आपने उनकी मूवी की बात की कि एक जैसी मूवीज आ रही है, उनकी पर्सनैलिटी भी ओवरऑल एक ही जैसी लगती है समहाउ, ये बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन मूवी के लिए शायद कोई ड्रास्टिक चेंज चाहिए होता है। असल में देखें, इसी बात को हम दूसरी फिल्म से कनेक्ट कर देते हैं। सही। फिल्म बुल्ला जो है, अभी शान का इंटरव्यू भी मैं देख रहा था और ये बात मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ, अब शान के मुंह से भी मैंने सुन ली, मुझे खुशी हुई कि मेरी बात की तस्दीक हो गई। हमारे मुल्क में वाहिद फिल्म स्टार अगर कोई है ना तो वो सिर्फ शान शाहिद है। तो शान को जब आप सिनेमा पर आप फिल्म देखते हैं ना शान की, तो फिल्म ये अलग बहस है कितनी मेयारी है, गैर मेयारी है, कहानी अच्छी है, बुरी है, डायरेक्शन अच्छी है या बुरी है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा होता है कि हम एक स्टार की फिल्म देख रहे हैं, एक ऐसा स्टार जो टेलीविजन की स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है, जो ड्रामों में नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली कि मैं ड्रामों में काम नहीं करता क्योंकि मैं सिनेमा का फनकार हूं।
और ये इसलिए है कि सिनेमा का अपना एक मिजाज होता है, सिनेमा की अपनी एक फ्रेमवर्क होता है, सिनेमा की अपनी एक जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। तो ये हमारे अदाकारों को समझना चाहिए, फवाद मुस्तफा जैसों को। अब हाँ। फवाद खान भी किसी हद तक ये समझ रहे हैं। आप देखें, फवाद ने भी ड्रामों से खुद को दूर कर लिया जब से उनका फिल्म का कैरियर स्ट्रांग हुआ है। सही। तो चल फवाद मुस्तफा हाँ। को ये फर्क समझना पड़ेगा कि ड्रामा और गेमिंग शो और सिनेमा सारा कुछ एक बॉक्स में डाल के नहीं चला सकते, इसीलिए उनकी फिल्में उस तरह अपील नहीं कर रही जैसे शान शाहिद या फवाद खान की फिल्में हमें अपील करती हैं, जबकि मायरा खान सबके साथ है। हाँ चले जी, चले, बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई ने अच्छा जो है वो अपना तज़िया दिया हमें इस हवाले से कि जो हमारी मूवीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और एक एक्टर तभी एक्टर प्रूव होता है जब वो मूवी में डिफरेंट नज़र आए। और लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी किसी एक्टर को अगर हमने देखा है तो उससे मुख्तलिफ उसकी एक्टिंग होनी चाहिए, उससे मुख्तलिफ उसका जो है वो स्टाइल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे अब हम उस मौजू पर जिस मौजू पर बहुत बात की जाती है, लेकिन उस मौजू के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि उनको अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो सेहतमंद रह नहीं पाते। और सेहत का ताल्लुक आपकी लाइफस्टाइल से, आपके थॉट से है, और सेहत का ताल्लुक आपकी एक्टिविटी से है। अगर 99.9% लोगों से आप पूछें कि उनकी एक्टिविटी क्या है, तो वो है सेलफोन का इस्तेमाल। अब ये जो सेलफोन का इस्तेमाल है ये बेनिफिशियल तो है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर ये सेलफोन का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे आपके दिमाग पर कई असरात पड़ते हैं, इससे आपके मसल्स के ऊपर असरात पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और कई बीमारियां सामने आती हैं। लेकिन अगर आप सेलफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी जो बोन्स हैं वो भी मुतासिर होती हैं। और वो कैसे मुतासिर होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर आयशा सईद मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल से हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सबा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो जैसे आप कह रही थी, आपने बड़ा अच्छा इस पे टेम्पो बिल्ड किया कि ऑल्दो ये हमारी नेसेसिटी है मोबाइल फोन, आई थिंक फ्यूचर में तो शायद इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी और समथिंग लाइक दैट। इसके बारे में भी टेक्नोलॉजी वाले, लेकिन उसके बहुत सारे डाउन साइड्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है जिसके बारे में हमें जब तक हम कॉन्शियसली, आई थिंक जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, so we won't start doing anything productive to prevent things like that. जी, अच्छा डॉक्टर आयशा ये बताइए कि ये तो हमने बहुत सुना है कि जो सेलफोन का इस्तेमाल है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लोगों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, लोगों की मेमोरीज़ जो है उसका इशू हो जाता है। लेकिन हड्डियों पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का असर कैसे हो सकता है? जी, उसमें देखें, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि जब हम एक छोटी स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे अमूमन मोबाइल फोन की एक छोटी सी स्क्रीन होती है, तो हमारा पोस्चर बहुत ऑकवर्ड होता है। हमारी जो नेक है वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जाती है, और फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जाने की वजह से शोल्डर्स ड्रूप करते हैं, और ये जो दोनों कंधों के दरमियान की हड्डी है वहां पे भी बहुत ज्यादा तनाव आता है। सो ये जो पूरा तनाव है दैट लीड्स टू अर्ली डिजेनरेशन, यानी कि जो तोड़ फोड़ का अमल है जो उम्र के साथ में भी 60s या 70s में जाके होता है, वो अब ये देखा शुरू हो गया है कि 20s और 30s में वो उस तरह की सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे में नजर आती है। इसके लिए अब एक्चुअली देयर इज अ टर्म, स्पेशल टर्म दैट्स कॉल्ड टेक नेक, यानी कि जो नेक है वो टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्टेड है। अच्छा। और ये अमूमन अब ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो कंटिन्यूअसली मोबाइल फोन का इस्तेमाल है या लैपटॉप का इस्तेमाल है, जैसे 4 से 6 घंटे मुसलसल अगर वो एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा एनग्रोस्ड है। और मोर सो जैसे हमारी जो आम आवाम है जो काम तो नहीं करती लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल को यूज करती है,
सो आप रील्स देख रहे हैं, आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और आप रात को लेटे में हैं गलत पोस्चर में, और बहुत मरीज के पास आते हैं कि जी हमारी नेक पेन है, इसका क्या करें। एंड आई एम श्योर बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट आजकल यही चीज देखते हैं, क्योंकि जैसे आप कह रही थी शुरू में कि आज कराची का मौसम इतना खुशगवार है, सो इवन देन दिस खुशगवार मौसम वोंट एक तरह से को ये नहीं होगा कि हम बाहर जाके कोई एक्टिविटी करें, वो कहेंगे कि चलो भाई बस मोबाइल ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बाहर जाने के बजाय, मौसम एंजॉय करने के बजाय, या कोई मौसम के हवाले से कोई एक्टिविटी करने के बजाय कि कुकिंग कर लें या बेकिंग कर लें या व्हाटएवर, मोबाइल फोन की तरफ जाते कि जी देखते हैं कि शहर में क्या हो रहा है, मतलब खुद ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर, लेकिन फिर वो एआई की तरफ या आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे ज़्यादा सेहत के ऊपर असरात होते हैं, और जाहिर सी बात है ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और हड्डियाँ जो हैं उनको मजबूत रखना, उनकी एफिशिएंसी प्रॉपर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर आयशा, अब मोबाइल फ़ोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल किस तरह से लोगों के जहन के ऊपर असर डाल रहा है, और किस तरह से ये लोगों की जो बोन एफिशिएंसी है उसको इफ़ेक्ट करता है? कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है अगर लोग इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो, या करते हैं, और जो यूजुअली आप देखते हैं कि हर कोई हर वक्त सेलफोन ही हाथ में रखता है? जी जी, जैसे आपने अभी बताया कि एक तो पोस्चर से रिलेटेड है, जो कि यंग लोगों में ज्यादा देखा जाता है। सही। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ रेडिएशन अराउंड द मोबाइल फोन। सो अगर वो आपके पॉकेट में है तो मतलब कि आपकी फर्टिलिटी इवन अफेक्ट हो सकती है। प्लस ये जो हम बहुत ज्यादा 30 सेकेंड और उससे कम रील्स और ये चीजें देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमारी मेमोरी को अफेक्ट कर रही है। एंड दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर मूड, बिकॉज जो यंग लोग हैं स्पेशली, वो उनके अंदर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी खत्म हो गई है। आप सोचें कि लोग मूवी देखना क्यों नहीं पसंद करते, इतनी मेहनत से एक मूवी बनती है, जस्ट बिकॉज दे फील के इतना लंबा हम नहीं बैठ सकते। सो लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, और बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस तरह की चीजें। और इवन आप मतलब कि देयर इज रिसर्च टू सपोर्ट दिस कि द मदर्स हु एक्चुअली आर अ लॉट ऑन मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनके बच्चों को भी ऑटिज्म और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा उनके अंदर आ रही हैं, ADHD प्रोबेबली इस वजह से, बिकॉज इसका लॉन्ग टर्म जो मदर की कॉग्निशन है और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो डायरेक्टली, अगर वो इतनी फिजिकली एक्टिव नहीं होंगी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, सो ये सब चीजें उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पास ऑन होंगी इन अ नेगेटिव वे। सो आपने बहुत सारे न्यूज में सुना होगा कि इवन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए है क्योंकि AI ने उनको कन्विंस किया है। सो आप इससे इमेजिन कर लें कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली फॉर पीपल हु आर मैच्योर उनको इस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो यंग लोग हैं उनके लिए बहुत मेजर कॉम्पोनेंट है उनकी लाइफ का। इसलिए ये पेरेंट्स के ऊपर भी एक तरह से आता है, और स्पेशली टीचर्स पे, कि वो एक चेक एंड बैलेंस रखें। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है, चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन पे क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, और वो किस तरह का जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, बोन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी के जोड़ों में दर्द है, कोई कहता है भाई हमारे घुटने बेकार हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, फिर भी वो कंप्लेन करते कि नहीं हड्डियाँ हमारी वीक हो गई हैं, या ऑस्टियो के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इनिशियली जो है वो ये बताएं कि लोगों को शुरू से ही इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए कि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें, और उसके बाद अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो उनको कौन से विटामिन्स जो है वो खाने चाहिए इनिशियली। अगर कोई शख्स ये समझता है, कोई खातून या मर्द ये समझते हैं कि वो परफेक्टली फ़ाइन है, फिर भी उनको कौन से विटामिन्स खाने चाहिए कि वो मेंटेन रह सके उनकी जो बोन एफिशिएंसी है? जी, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो एक तो चीज है कि देखते हैं अब एज के साथ साथ हमारे दांत खराब होते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं, स्किन रिंकल करती है, इसी तरह हमारे जोड़ भी भुरभुरे होते हैं और कमजोर होते हैं। उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि जो आप यंग एज के अंदर यानी कि अप टू द एज ऑफ 30 और 35 ईयर्स आप मैक्सिमम अपना पीक बोन मास डेवलप कर सकते हैं। उसमें फॉरमोस्ट है वो एक्चुअली
बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी है। यानी कि जितना ज्यादा आप हमारी जो बोन है उस वो ग्रो करती है जब उसमें इम्पैक्ट आता है। अनफॉर्चुनेटली ये अर्बनाइजेशन के साथ हमारा जो लेड बैक लाइफस्टाइल है और हमारी जॉब्स भी ऐसी हैं जिसमें हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट जो नॉर्मल बोन पे आना चाहिए जिससे वो मजबूत होती है वो नहीं हो पा रहा। इसलिए यंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो वेट लिफ्टिंग करें। और दूसरा ऑर्गेनिक डाइट और वो सब तो हमें पता ही है, लेकिन आप अगर विटामिन के हवाले से बात करिए तो एक्चुअली कैल्शियम, विटामिन डी हमें ऑफ एंड ऑन खुद ही से ले लेना चाहिए, बिकॉज ये ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होता है, स्पेशली विटामिन डी। क्योंकि कराची में अपार्टमेंट्स और इस तरह क्लोज किस्म की घरों का कॉन्सेप्ट है, उसमें सनलाइट का कोई हमारे पे एक्सपोजर नहीं है, ना सुबह है ना शाम है जब बेहतरीन सनलाइट होती है। तो अगर आपका वो नहीं है तो बेहतर है कि आप महीने में 1 दफा या 2 दफा विटामिन डी का एक कैप्सूल ले लें, बिकॉज ये आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ मेंटेन करने में बेहतर रहेगा। बाकी डेफिनेटली अगर किसी को कोई पहले से प्री कंडीशन है, जैसे कोई खुदा ना खास्ता गुर्दों का मसला है या कोई और इस तरह की है, तो उनको ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सही, चलिए जी, इस बारे में मजीद बात करेंगे। और ख़वातीन के हवाले से जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनको बोन्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी होता है, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं, हड्डियों के जो मसाइल होते हैं ख़वातीन में, मर्द हज़रात में जितने भी होते हैं, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों में उनके प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनकी जो बोन की एफिशिएंसी है या हड्डियों की सेहत जो है वो बरकरार नहीं रहती है। तो कैसे इसको मेंटेन करें, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, अब क्योंकि एक एस्पेक्ट तो ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन में जब सर्वाइकल होता है या उनको ये प्रॉब्लम होता है तो उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जी सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल। लेकिन जो ख़वातीन सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करती हैं और उनकी एक्टिविटी खाना पकाना या फिर किचन तक महदूद होती है, उनको सर्वाइकल क्यों होता है? उनमें किन चीज़ों की कमी होती है या वो स्ट्रेस के बायस होता है? जी डेफिनेटली, ये जो सर्वाइकल मेडिकुलोपैथी है या फिर नी में, हिप्स में और स्पेशली लोअर बैक में उम्र के साथ साथ डिजेनरेशन आती है, वो अमूमन मर्दों के निस्बत औरतों में ज़्यादा स्पीड से आती है, क्योंकि वुमेन आर एक्चुअली प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से एक साइलेंट कंडीशन है। कुछ तो देखें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी एजिंग के साथ होगा, लेकिन मोस्टली बिकॉज कि अगर वो घर में रहती हैं, घर के काम कर रही हैं, तो वो भी सारे लो इम्पैक्ट काम। सो बात वहीं पे आ जाती है कि हमारा जो इतना अर्बनाइजेशन है और जो हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जिसमें बहुत सेडेंट्री हो गया है। मतलब कि अगर आप एक अपार्टमेंट में या घर में भी हैं तो आप एक दिन में 7,000 या 10,000 स्टेप्स तो नहीं कर रहे, आप उसे कम कर रहे हैं। सो ये हमें बहुत ज्यादा माइंडफुल होकर इन चीजों को लेना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसके अंदर वेट उठाना। दूसरी बात ये कि डेली कैल्शियम, विटामिन डी का जो इनटेक है, जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि कम से कम भी 700 to 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हमें लेना है और विटामिन डी को अपने आप को सप्लीमेंट करना है। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्मोकिंग है, इवन पैसिव स्मोकिंग, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, खवातीन को ज्यादा इम्पैक्ट करती है कंपेयर टू मैन। एंड डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में अल्कोहल और ये सब चीजें तो बहुत कम है, लेकिन फिर ये चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। और थोड़ा सा हमारे कुछ माशरे में ट्रेंड है हकीमी मेडिसिन लेने का। सो जो हकीमी मेडिसिन होती है उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, वो भी बहुत डेट्रीमेंटल है हमारी बोन्स के लिए। अल्टीमेटली बोन्स जो है ना भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। और जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली जो पॉवर्टी है ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादातर लोग अनाज से अपनी डेली खुराक का गुजारा करते हैं। उसके अंदर जो अनाज होता है जैसे चावल, आटा शाटा, इसके अंदर न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट है। इसमें ना तो प्रोटीन्स है ना विटामिन्स है। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रूट और सब्जी और गोश्त, इस सब चीज का इस्तेमाल जो है वो आपको अपने हफ्तावार, मतलब बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। जी बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। और इसी तरह दूसरे स्पेक्ट्रम पे वो खवातीन है
जो अपना वेट लूज करने के लिए फाकों पे रहती है जी। सो वो एक्चुअली आप ठीक है, देखने में आप अच्छे लगते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है, और जैसे आप जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें खवातीन बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हैं एक्सरसाइज। सो वेट्स उठाने से आपके बहुत बड़े बड़े मसल नहीं बन जाएंगे, बट यू toned up and it will actually long run में जो चीज आपको फायदा देगी वो यही है। सही है। अच्छा, आपने जिस तरह से बात की कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको थोड़ा बहुत वेट उठा लेना चाहिए, अब जो आम खातून, जो घर में बैठी हुई आम खातून है ना, वो उनका कहना ये होता है, यूजुअली ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई हम खाना पका रहे हैं या हम घर के कामकाज कर रहे हैं या स्पेशली हम रोटी बना रहे हैं या हम जो है वो पानी के कैन उठा के जो है वो रख रहे हैं, तो ये भी हमारा जो है ना वो काम का हिस्सा है। अब इतनी एक्सरसाइज काम कर करके तो हो जाती है, तो अब और क्या जाके एक्सरसाइज करें? तो क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब अगर कोई खातून सुबह शाम रोटी बना रही हैं, अगर कोई खातून खाना बना रही हैं, अगर कोई खातून जो है वो बड़े बड़े भगोने उठा के इधर से उधर रख रही हैं या फिर वो बड़ी पानी की बोतल रख रही हैं, तो उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि जो जस्टिफिकेशन आती है ना ख़वातीन की जानिब से, वो यही आती है कि हम इतना काम तो घर में कर लेते भाई, और क्या काम करें? जी, तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है हड्डियों में? फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि हम एक्सरसाइज करें? जी जी, इस स्टेटमेंट के अंदर ही जवाब है। इसका मतलब है कि दैट इज नॉट इनफ। अच्छा, प्लस वो देखिए ना कि वो टारगेटेड किस्म की एक्सरसाइज नहीं है कि आपने, और ये होता यही है कि अगर आपकी कमर के मसल या आपके जो शोल्डर मसल्स हैं वो इतने डेवलप नहीं है और आप एक बहुत बड़ी 2-3 लीटर पानी की बोतल उठा लेंगी तो डेफिनेटली आपको इंजरी हो जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं होगा। सो ये एक्चुअली बड़े कंट्रोल फैशन में, और अब तो इतना ज्यादा यूट्यूब के ऊपर आप छोटी कोई भी चीज, जैसे आम छोटी 1 लीटर पानी की बोतल होती है, वो तकरीबन 2 किलो की होती है, तो आप उसको उठा के सर्टेन पोस्चर्स में अगर वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर लें, या जिसका इम्पैक्टफुल ये हो सकता है कि आप सीढ़ियां 3-4 दफा ऊपर नीचे हो और स्पीड में हो, क्योंकि एक्सरसाइज एक्चुअली उसका फायदा होता है जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़े, जिसको आप कहते हैं कार्डियो। कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी बॉडी, एक तो वेज़ोडाइलेटेशन होती है, यानी कि जिस जगह खून नहीं पहुंचा वहां भी पहुंचता है, और एक आपके जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं बॉडी में। सो ओवरऑल आपका मूड एलिवेट होता है और आपकी बॉडी बेहतर। सही। अच्छा, मतलब डॉक्टर आयशा, आप ये कह रही हैं कि अगर कोई खातून घर में जो है वो झाड़ू पोछा कर रही हैं, खाना पका रही हैं, रोटी पका रही हैं, या वो जो भगोने इधर से उधर रख रही हैं, या वो सर्टेन काइंड ऑफ वेट ऑफ जो बॉटल है वो इधर से उधर रख रही हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। उनको टारगेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बावजूद भी कि वो घर का काम करती हैं, लेकिन उनको अपने बोन्स के लिए, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो है कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब क्या हो सकती हैं? क्या वो वॉक हो सकती है या फिर कार्डियो हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो शायद मेंटली तौर पर वो मानती नहीं है, या मेंटली तौर पर वो खौफ खाती हैं एक्सरसाइज से, या क्या वजूहात हैं? तो उन ख़वातीन को ज़रा बताइए कि वो इन सारे कामों के बावजूद भी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो घर में भी कर सकती हैं, या अगर वो जिम ज्वाइन करती हैं तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उनके लिए फिजिबल हैं, आसानी से वो कर सकें? क्योंकि आई एम श्योर कि जिम, असल में जिम जाना आना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस हर एक के पास एक्सेस नहीं होता बिल्कुल। तो ये तो मतलब कि ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि अगर हम कहें कि जी सब जाएं। सो इसलिए उसमें जैसे आपने कहा कि वॉक करें, लेकिन वॉक ये है कि अगर आपने तेज चलना है और आप जिस तरह घर के छत पे चल सकते हैं, सेन में चल सकते हैं, आप बाहर अपनी स्ट्रीट में चल सकते हैं अगर सेफ है तो व्हाई नॉट। और होता नहीं है कि आप चलेंगी, आपकी कोई नेबर इंस्पायर होके चलेंगे और फिर देन देयर विल बी यू नो दिस सेंस ऑफ डूइंग इट। और दूसरी बात ये है कि जैसा हम नमाज पढ़ते हैं तो जो नमाज का मैट है उसी के ऊपर सीधा और उल्टा लेट के बहुत सारी कोर एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकती हैं, और वो उसकी बहुत सारी YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं कि जैसे ब्रिज बनाना, टांग उठाना, ठीक है ना, शोल्डर्स को क्रंचेस करना। सो ये कुछ टारगेटेड एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कोर को बहुत ज्यादा इन शेप रखती हैं, और उससे आपका पोस्चर भी खराब नहीं होता। और ऐसा जैसे आपने नोट किया होगा कि उम्र के साथ साथ सारे लोग झुकना शुरू हो जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जो कोर पोस्चरल एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, और लोगों को ये ख़वातीन को करनी चाहिए, और कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, और ऐसी माइंडफुल एक्टिविटी करनी चाहिए ब्रेन के लिए अलग कि आप कोई अपना मी टाइम निकालें, या फिर आप अपनी सेहत के लिए जो है ये वॉक बेस्ट है, जिस तरह से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली अगर बाहर की जाए।
बिल्कुल। मशीनों के बजाय अगर हाँ, किसी खुद से ग्राउंड में ग्रीन की ग्रास पे की जाए या फिर इस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रास होती है ना जिसके बारे में कहा जाता है, उस बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपके वक्त के लिए, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अच्छा जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक भाई। अब मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से जो कि पॉलिटिशियन हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। अब जो करंट सिटी सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे कि जो हमारी सिटी में सिचुएशन है, ओवरऑल मशरिक़ी वस्ता में जो सूरत हाल बनी है उसके बाद जो इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो अब क्या होने जा रहा है, अब क्या इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चीज़ें जाएंगी, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, महंगाई बढ़ रही है, क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सैयदा अकरबा फातिमा मौजूद हैं, स्पोक पर्सन सिंध गवर्नमेंट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अकरबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए ईद कैसी गुजरी? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, मसरूफियात में गुजरी, लेकिन फिर वो बारिशें हुई हाँ। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई सिंध हुकूमत के लिए भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों में और इन दावतों में पता ही नहीं चला ईद कैसे गुजर गई। सही, बिल्कुल। चले जी, ईद अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अच्छी गुजरी, मगर सिटी सिचुएशन जो है ना वो बड़ा स्ट्रेसफुल है। उसमें देखिए हर शख्स जो है वो महंगाई के बारे में बात कर रहा है। अभी क्या पॉलिसी बनाई है अकरबा, अभी क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथ में शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि ये जो इशू ऑनगोइंग चल रहा है वॉर का, ये सिर्फ पाकिस्तान ही को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और सिर्फ पाकिस्तान में ही इसकी वजह से हालात में चेंजेस नहीं आए। इसके असरात पूरी दुनिया में पड़े हैं और पूरी दुनिया में अगर आप देखें जितने भी दीगर ममालिक हैं, स्पेशली गल्फ जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें आप देखेंगी सेम ही सिचुएशन है। उधर भी महंगाई हो रही है, उधर भी जो है स्पेशली पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अप हुई हैं, अदर ग्रॉसरी आइटम्स हैं, अदर स्पेशली जो इंपोर्ट कराई जाती हैं चीज़ें, उनकी भी प्राइसेस अप हुई हैं। तो इसका जो असर है ये पूरी दुनिया में पड़ा है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा। आप देख रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करवा रहा है। पाकिस्तान ने जो अभी स्टेप लिया है और जो दोनों ममालिक में इनके बीच में दरमियान में जाकर एक बहुत बड़ा एक मुआहिदा करवाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आज खड़ा है कि अगर कोई इतनी ताकत रखता है कि जिसकी सुनाई हो तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, जहां तक प्राइजेस की बात है, देखिए कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके जो शहरी है, उसके जो लोग हैं वो तकलीफ में आए। तो इसी सिचुएशन में खास तौर पे सिंध हुकूमत ने जब ये फेडरल के स्टेप्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह की बातें स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो स्टेप लिया वो सिंध हुकूमत ने ये लिया कि 60% जो हमारी गाड़ियां थी उनको जो है डाउन कर दिया गया। जो हुकूमती खर्चे पर थी और जो हुकूमत के डिफरेंट इदारों के पास गाड़ियां चल रही थी उनको डाउन कर दिया गया। फिर उसके बाद वुज़राओं की जो सैलरीज थी, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और जितने भी दीगर हुकूमती उसमें आते हैं, तो उन सब की सैलरीज जो है वो रोक दी गई और उनको जो पेट्रोल्स वगैरह मिलता था अलाउंसेस उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये वो स्टेप्स टेकिंग है जो कोशिश की जा रही है कि जिसके जरिए आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो हमें भी चैलेंज का सामना हुआ वो था पेट्रोल प्राइसेस। उसके ऊपर हुकूमत ने बात की है फेडरल गवर्नमेंट से कि जितना हो सके जो स्टॉक हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी हमने सेम प्राइसेस में लिया था जब ये इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हुई थी और इसी प्राइसेस में हमें मिला था, तो आवाम को उसी प्राइसेस में मुहैया किया जाए। उसके बाद जो इंपोर्ट होकर एक बहुत ऑब्वियसली वो जो प्राइसेस अप हुई हैं आएगा, उसके अकॉर्डिंगली चीजें चलें। देखिए, सिंध हुकूमत की सबसे इम्पोर्टेंट तरजीह यही है कि आपने देखा था ड्यूरिंग द कोविड में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था और वो तो एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी और वहां पर तो निकलना भी मुश्किल था। लेकिन हम ऐसी ही जो है तदाबीरें ऐसी की जाएंगी जिसके थ्रू जो है आवाम को रिलीफ दिया जाए। जैसे अभी हमने आपने देखा होगा कल ही
इसके ऊपर सीएम सिंध जो है डेली मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, डेली इजलास हो रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे अवाम को एक हद तक रिलीफ दिया जाए। तो वर्क फ्रॉम होम का जो है स्पेशली ऑन फ्राइडे रखा गया है कि फ्राइडे को तमाम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के जो मातहत हैं वो अपने घरों से काम करेंगे। स्पेशली वो जिनका ऑफिस में आना इतना जरूरी नहीं है तो वो अपने घरों से लीड कर सकते हैं चीजों को, तो घरों से ही करें। इसके साथ साथ हमने प्राइवेट इदारों से भी ये रिक्वेस्ट की है, प्राइवेट इदारों से भी ये कहा है कि आप लोग भी कोशिश करें कि चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि इस वक्त देखना है ये वक्त की ज़रूरत है और आप अगर दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। चाहे वो पेट्रोल की हो, पेट्रोल देखें ना जितना इस वक्त हमारे मुल्क में है वही इस्तेमाल करना होगा। इससे ज़्यादा सिचुएशन हम नहीं जानते। ये तो पाकिस्तान आगे बढ़ा है और एक जो एक खित्ते में वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन थी उसको पाकिस्तान ने खत्म करवा रहा है और पाकिस्तान उसको रोक रहा है। हम नहीं जानते कि कब ये सिचुएशन दोबारा से उभर कर आती है और कब ये दोबारा से एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी। तो ये इसी वजह से अभी से ही इसकी जो है ली जा रही है, इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है कि आप जितना हो सके अपनी चीजों को बचा कर रखें ताकि हम फ्यूचर में भी इन चीजों को यूज कर सकें। बिल्कुल। अच्छा अकरबा, पूरी डिटेल आपने हमारे साथ में शेयर की, इसके इम्पैक्ट्स कैसे देख रही हैं और ये अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा? क्योंकि आवाम इस हवाले से ना काफ़ी कंसर्न है कि जी अब होने क्या जा रहा है। अब जैसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, अब वहाँ जाना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, जाना भी होता है, तो किस तरह से ये सिचुएशन होगी और फिर तालीमी इदारों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, बाकी दीगर जो और जगहें हैं वो कैसे मैनेज होंगी, ये ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब ये एक ऐसी चीज है जो नेसेसरी है। प्रैक्टिकली चीजें जो प्रैक्टिकल हैं वो आप घर से तो नहीं कर सकते। उसके लिए तो डेफिनेटली आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहीं जाकर ही तमाम चीजें होंगी। तो इसलिए ये लाइन ये जो है क्लॉज रखा गया है कि जो चीजें घर से हो सकती हैं कोशिश की जाए कि वो घर से की जाए। ठीक, लेकिन जो चीज़ें आप जो है वहाँ इम्पोर्टेंट है आपको ऑफिस में पहुंच के ही करना है। फॉर एग्जांपल कोई टाइपिस्ट है, जैसे अगर आप लाइव टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आप घर से नहीं कर सकते, वो आपको ऑब्वियसली सामने ही बैठना होगा। तो इस तरह की जो भी जॉब्स हैं जो वो तो अंडरस्टूड है कि आपको ऑफिस में, आपको स्कूल में, आपको यूनिवर्सिटी में जाना ही होगा। तो उसके लिए बिल्कुल अभी इजाजत दी गई है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर पॉलिसी के और मजीद पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली चीफ मिनिस्टर सिंध अपने वज़राओं के, अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और जल्द अज जल्द ये जो एक वाज़ेह पॉलिसी है, जैसे ही ये पॉलिसी स्ट्रॉन्ग तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन की तैयार होगी वो आप सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत का ये स्ट्रॉन्ग मौकिफ है कि जो भी फेडरल की तरफ से हमें हिदायत आएंगी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव हो तो सिंध हुकूमत उनके साथ जो है स्टैंड करेगी और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव होगी, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। आप इसके अलावा आप सर्वाइव कर नहीं सकते। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अकरबा, इस पर डिटेल में बात करते, बिल्कुल इस पर डिटेल में बात करते, बट ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे साथ अकरबा फातिमा मौजूद है और हम बात कर रहे हैं सिटी सिचुएशन पे, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तालीमी इदारों के हवाले से मैं बात करी थी कि वहाँ पर भी बहुत ऐसी सिचुएशन है कि कहा गया है कि जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और कहीं ऐसा है भी कि हो भी रही हैं क्लासेस। अकरबा, अभी ये सिटी सिचुएशन के हवाले से आपने ब्रीफली बताया कि ये सारी चीज़ें हैं और अब ये ज़रूरत है तो करना पड़ेगा, लेकिन हाउ लॉन्ग इट विल गो, ये किस तरह से चल सकता है इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में? या आप ये देख रही हैं कि नहीं, अभी एक हफ्ता किया, फिर थोड़ा सा डिले किया, या सिचुएशन बेहतर हुई तो ऑन एंड ऑफ इसको रखा जाएगा? किस तरह से ये प्लान होगा और कब से आप देख रही हैं इम्प्लीमेंट होने का, इसके ऊपर कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये? देखें, इसकी तो कोई ड्यूरेशन एंडिंग जो है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक एक जो गेट वे है पेट्रोल का इंपोर्ट होने का और आने जाने का, वो जब तक गेट वे ओपन नहीं होता है आप इसके ऊपर कोई भी टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं कि कब ये एंड होगा और कब ये नहीं होगा। लेकिन अलबत्ता ये है कि नेक्स्ट वीक से सिंध हुकूमत इस पे सोच रही है, गौर कर रही है कि नेक्स्ट वीक से जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा ताकि ज्यादा से
ज्यादा चीजों की बचत की जाए। हाँ। देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हुकूमत ने घर से अपने स्टार्ट किया है। वो कैसे कि उन्होंने अपने वज़राओं की सैलरीज कट की। उन्होंने जो 60%, इट्स अ वेरी बिग नंबर कि 60% जो व्हीकल्स थी वो कट डाउन कर दी, वो डाउन करके रोक दी गई ताकि उसका जो पेट्रोल है वो भी बचाया जा सके। तो इसी तरीके से जो दीगर अलाउंसेस थे उसको भी कट किया। तो हुकूमत ने ये स्टेप पहले अपने घर से लिया, अपनी हुकूमत से लिया, उसके बाद फिर ये आवाम तक पहुंचाया। तो हुकूमत तो चाहती है कि जितना हो सके अपने लोगों को रिलीफ दिया जाए। और आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जिस तरीके से इस पूरे खित्ते की वजह से जो सिचुएशन थी उसका एक असर जो है पाकिस्तान पे भी बहुत ज्यादा पड़ा है। और हम पड़ोसी, क्योंकि देखिए ना, हम पड़ोसी ममालिक हैं उनके, हम पड़ोसी मुल्क हैं और हम बिल्कुल उनके करीब हैं। तो जो मुल्क करीब होता है उस पर इसका ज्यादा असरअंदाज होता है। अब आप चले जाएं इंडिया पे, इंडिया में भी इसी पॉलिसीज के ऊपर गौर किया जा रहा है। दुबई में भी किया जा रहा है, बहरीन में भी किया जा रहा है, कुवैत में भी किया जा रहा है। जितने भी दीगर ममालिक हैं स्पेशली गल्फ के अंदर जो आते हैं उन तमाम ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन और जो पेट्रोल की किल्लत है उसको उसको पूरा करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि आवाम तक वो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो एक होनी चाहिए हद, वो पहुंच सके। तो इस तरह की आवाम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब जैसे कि मैंने अपना पर्सनली मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं। अभी जब मैं थर्ड ईद में बाहर निकली तो मैंने देखा एक फोर्थ ईद थी, एक जमे बहुत बड़ा एक क्राउड अवाम का रोडों पर था। तो इट्स अ गुड थिंग कि अवाम जो सेलिब्रेट कर रही है, सेलिब्रेशन मना रही है। लेकिन इस चीज में ये भी देखना था कि अभी भी मुझे लगता है कि हमने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो रही है, हमारे मुल्क में अशिया की प्राइसेस अप हो रही हैं, हमारा मुल्क भी एक ऐसी सिचुएशन में जा रहा है जो दुनिया के दीगर ममालिक जा चुके हैं। तो अगर हम अभी से एहतियात नहीं करेंगे, चाहे वो पेट्रोल बचाना हो या फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना हो या जो ग्रोसरी होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोसरी। तो जब ये तमाम सिचुएशन पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में एक वॉर की जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हैं, जो ग्रोसरी है, चाहे वो इवन जो गंदम हम अपने घर पाकिस्तान में बना रहे हैं उसके प्राइसेस भी अप होंगे क्योंकि उसमें बिजली इस्तेमाल होगी, उसमें ईंधन इस्तेमाल होगा, उसमें पेट्रोल इस्तेमाल होगा और वो तो ऑब्वियसली चीजें कि वो इम्पोर्ट की जाती हैं। तो आई बिलीव कि आवाम को खुद को भी इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि हम एहतियात करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए। सही। अच्छा अकरबा, अब कुछ बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। क्या प्रोजेक्ट्स नए आप लोग लेके आ रहे हैं? क्या प्लान है कराची की सड़कों के हवाले से, कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से, स्टूडेंट्स के लिए क्या नए प्लान है? ये ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, आपको पता चला होगा कि अच्छा, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि कराची का जो एक पूरा सिस्टम है वो एक अलग है। और जो मतलब जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से कराची चल रहा है, जिस स्ट्रक्चर से सूबा चल रहा है, वो सूबे का स्ट्रक्चर अलग है। सूबे को सिंध हुकूमत देखती है, कराची को भी सिंध हुकूमत देखती है, लेकिन कराची का जो मेन स्ट्रक्चर है वो KMC देखती है। अच्छा, KMC ने इस साल 46 अरब रुपए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मुहैया किए हैं और जिसमें से हमने देखा 13 से 14 अरब रुपए रोडों पे लगाए गए। और अब देखिए ना, सबसे अभी बड़ी शोर हुआ है अपोजिशन की तरफ से कि भाई कराची के जो है रोड्स खुदे पड़े हैं, कराची के रोड्स की हालत तबाहकुने। तो क्यों तबाहकुने, क्यों रोड्स खुदे पड़े? वहाँ काम हो रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से रोड खुदते हैं। जब रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो रोड जाहिर है पूरा खुदा जाता है, उसके बाद ही उसकी जो है मरम्मत की जाती है। तो पूरे कराची की इस वक्त कराची की डेवलपमेंट की सूरत हाल में है। कराची को 46 अरब रुपए KMC ने मुहैया किए, 21 अरब रुपए CM सिंध की तरफ से कराची की डेवलपमेंट के लिए दिया गया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी तरजीह इस वक्त जो है वो कराची की अवाम है। क्यों? क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ है कि कराची की अवाम ने इतने बड़े नंबर्स ऑफ वोट से पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करवाया, पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट किया, पीपल्स पार्टी से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई जमात हकीकी तौर पर उनके लिए कुछ करना चाहती है तो वो पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कराची की अवाम ने जमात इस्लामी को भी आजमाया, कराची की अवाम ने
MQM को बहुत मर्तबा आजमाया, कराची की आवाम ने PTI को भी आजमाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी को जो यूनियन सतह है, जो टाउन सतह है, जो वार्ड सतह है, उस पे इलेक्ट करवाया है और इसका एक विजिबली डिफरेंस पूरी सिटी में नजर आ रहा है। इसी वजह से जो है अपोजिशन में कुछ ज्यादा ही आग नजर आती है, क्योंकि उनसे कराची की तरक्की जो है वो हजम नहीं हो रही है। तो देखिए, कराची हम सबका है और पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से अपने दरवाजे खोले रखे हैं और हमेशा से हमने दावत दी है जो कराची के स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो हमारे साथ आए, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें, कराची की तरक्की के लिए, कराची की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कराची हम सब का शहर है, कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, कराची सिंध का दिल है और सब मिलकर इसको मोहब्बत से इसका ख्याल रखें, इसका काम करें। कराची इस मुल्क को चला रहे, कराची का रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को 25%, पूरे पाकिस्तान का 25% रेवेन्यू जो है वो कराची चला रहा है। तो अगर इतना कुछ कराची इस मुल्क को दे रहा है तो क्यों ना हम कराची के लिए भी कुछ करें। तो इस वजह से सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह में खास तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अवलीन तरजीह जो है वो कराची है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बताऊं कि देखिए, कराची के पास जो टाउन, जो KMC के पास, जो सिंध गवर्नमेंट के पास, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास टाउन्स नहीं है, जो हमने नहीं जीते, जो जमात इस्लामी के टाउन्स है, जो PTI के टाउन्स है, जो PTI की यूसीज है, जो PTI जमात इस्लामी की यूसीज है, उनमें भी काम KMC, उनमें भी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। जिन MP हलकों से हम नहीं जीते हैं उन हलकों में भी काम पीपल्स पार्टी करवा रही है। तो ये एक चीज का मुंह बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी बगैर किसी तफरीक के काम करती है। सही। तो ये मैं समझती हूँ कि तमाम बगैर किसी तफरीक के, और देखिए काम इसी तरीके से होता है जब आप बगैर किसी तफरीक के काम करते हैं और लोगों के मसाइल को दिल से हल करना चाहते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, जो अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ जिना टाउन की, जिना टाउन में कहूँ कि जमात इस्लामी के पास है और पीपल्स पार्टी का कभी भी वहां से जो है MPA नहीं रहा, पीपल्स पार्टी का एक तवील अरसे पहले MPA रहा, तो हम नहीं काम करें, लेकिन पीपल्स पार्टी काम करती है क्योंकि हम जानते हैं कि कराची का एक एक कोना पीपल्स पार्टी ऑन करती है और पीपल्स पार्टी का है, सिंध गवर्नमेंट का है, KMC का है, और इसी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह कराची का हर रोड बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अकरबा आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अब जो इक़दामात हो, गवर्नमेंट की जानिब से इक़दामात हो रहे हैं, ओवरऑल जिस तरह से कहा जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, अब ये जो वक्त है ये वो वक्त है कि इसमें एक दूसरे को मिलजुल के रहने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स को भी मिल के बैठने की ज़रूरत है और आवाम जो है उनका भी बहुत ज़्यादा साथ होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब है, पेट्रोल के प्राइसेस सबके सामने हैं, एजुकेशन से जो रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी जॉब्स करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ में एंड ऑल दैट, उनके लिए अब ये ट्रैवल करना इस तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उसके हवाले से अब ये स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि जी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जाए ताकि सिचुएशन बेहतर हो सके, कुछ चीज़ें रिजर्व जो है वो हो सके। चलिए जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।